नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके भाग 6 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 भाग अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियो में हमने लगभग प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्न को सम्मिलित किया हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न अब तक हो गए जिन्हें हमने सॉल्व करवा दिया है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें आप देख लीजिएगा। ये जो वीडियो हैं ये पूरी तरह से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की जो हमारी 6ठे नंबर की टेस्ट सीरीज है उसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा किसने लगाया था, तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप याद रखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई थी, भारती का क्या नाम है, तो उनका नाम है राजा राम मोहन राय। आप याद रखिएगा, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे राजा राम मोहन राय। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा 1829 ईस्वी में पूरी तरह से जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध तत्वबोधिनी सभा से है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो तत्वबोधिनी सभा से किसका संबंध है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर का, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। देवेंद्र नाथ टैगोर का जो संबंध है वह तत्वबोधिनी सभा से है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा तत्वबोधिनी सभा का जो स्थापना यह कब की गई थी, तो 1839 ईस्वी में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है यह 1839 ईस्वी में की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, बीरबल का वास्तविक नाम आपको बताना है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था, तो कौटिल्य का। आप इसे याद रखिएगा, कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था, तो टाट्या तोपे का। तो ये तीनों आपको याद रखना है। टाट्या तोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और महेश दास किसका वास्तविक नाम था, बीरबल का नाम था। और विष्णुगुप्त किसका नाम था वास्तविक, कौटिल्य का। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र प्रसिद्ध पुस्तक थी इसका संबंध किस क्षेत्र से है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। तो कौटिल्य के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, यह किस पर आधारित है, तो यह पूरी तरह से पॉलिटिकल बुक है। आप इसके नाम पे मत जाइएगा, इसका नाम अर्थशास्त्र, परंतु इस पुस्तक में राजनीति से संबंधित जो है बातें कही गई हैं। तो इसका संबंध किससे है, राजनीति से, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो इसको लिखा किसने, तो कौटिल्य ने इसको लिखा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो स्टैगफ्लेशन का संबंध किससे होता है, मतलब स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, उस स्थिति को जब जो मुद्रास्फीति होती है वह उच्च होती है और उच्च स्थिरता होती है, इस स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि उच्च मुद्रास्फीति और उच्च स्थिरता वाली स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एमएस ऑफिस जो है यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है एमएस ऑफिस। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है एमएस ऑफिस, यानी ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे की परीक्षाएं होती हैं या बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में लगभग 3 से लेकर 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो इसी कारण से हम डेली के वीडियो में
जो है 2 से 3 प्रश्न हम कंप्यूटर के सम्मिलित करते हैं, जिससे कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए आने वाले आपकी जो परीक्षा एनटीपीसी के लिए। तो इन प्रश्नों का बिल्कुल ध्यान से सॉल्व किया करिए, क्योंकि हम उसी प्रकार के पैटर्न पर क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं जो अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तथा आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन टेस्ट सीरीज को जो हम डेली आप तक पहुंचा रहे हैं उनको आप पूरी ईमानदारी से सॉल्व किया कीजिए। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक्सेल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एक्सेल का संबंध किससे है, तो एमएस ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि एक्सेल का संबंध आपका होता है एमएस ऑफिस से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आपको लैन का पूरा नाम बताइए, LAN का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबकत्व के जनक कौन माने जाते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विद्युत चुंबकत्व के जनक कौन माने जाते हैं, तो माइकल फैराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकत्व के जनक माने जाते हैं माइकल फैराडे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसकी मदद से। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं इनको किसके माध्यम से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डॉपलर प्रभाव। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इनमें से किसका उपयोग जो है परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट। तो परमाणु ईंधन के रूप में दिए गए ऑप्शंस में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो लेड का, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। लेड का जो उपयोग है वह परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी जो 4 ऑप्शन हमारे हैं, 3 ऑप्शन है, यूरेनियम का, थोरियम का और प्लूटोनियम का जो इस्तेमाल है परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, आपको बताना है। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में अगर उसी वस्तु का जो द्रव्यमान है चंद्रमा पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है, वही रहेगा। तो अब इसे ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, जो मास होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, चाहे वह कहीं भी रहे। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सेंधा नमक जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लिखते हैं NaCl के नाम से। तो सोडियम क्लोराइड को हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सेंधा नमक का और अन्य क्या नाम है, तो इसको हैलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेंधा नमक को हम हैलाइट के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, ब्रोमीन का प्रतीक क्या है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ब्रोमीन के प्रतीक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। ब्रोमीन का प्रतीक क्या है, तो Br से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रोमीन को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस प्रक्रिया में गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण जो है ठोस अवस्था में हो जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण ठोस में हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्षेप का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, निक्षेप। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, निक्षेपण जो होता है इसमें गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं हम, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, आप याद देखिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं को हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, यह मानव की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो दिए गए ये सभी जो ईंधन है इनमें से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन जो है यह सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार मानी जाती है? तो ब्लड प्रेशर के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जो है जिम्मेदार मानी जाती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हमारी, यह रक्तचाप के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा अधिवृक्क ग्रंथि। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है? हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल। तो आप इसे याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारत के महान्यायवादी, प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो के वेणुगोपाल। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे देश के महान्यायवादी होते हैं इनकी जो नियुक्ति है कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है और कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मनोज सिन्हा प्रेजेंट टाइम में क्या बनाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। तो इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का जो 100वां हवाई अड्डा है वह कहाँ बनाया गया है? तो भारत का जो 100वां हवाई अड्डा है यह कहाँ बनाया गया है? तो सिक्किम का जो पाक्योंग हवाई अड्डा है, आप याद रखिएगा, सिक्किम का जो पाक्योंग हवाई अड्डा है यह हमारे देश का 100वां अंतर्राष्ट्रीय 100वां हवाई अड्डा है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा सिक्किम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसके द्वारा सभी मलखानों को डिजिटल कर दिया गया? यानी कि हमारे देश की कौन से राज्य की पुलिस है जिसके द्वारा सभी मलखानों को डिजिटल कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दिल्ली पुलिस। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का जो पहला संगीत संग्रहालय यानी कि जो म्यूजिक का म्यूजियम है यह कहाँ पे बनाया गया है? तो भारत का जो पहला म्यूजिक म्यूजियम है यह बनाया गया है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, यानी राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर अस्पताल है कहाँ पे बनाया गया है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है यह बनाया गया है हरियाणा के झज्जर जिले में। कहाँ? तो हरियाणा का एक झज्जर जिला है, यहीं पे जो है भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया गया है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है 25वां, आपको बताना है कि 2021 की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होगी इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2021 की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है इसका आयोजन किया जाएगा हमारे प्यारे देश भारत में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा भारत में 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप होगा पुरुषों का, इसका भी आयोजन किया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा 26वां प्रश्न, रजनीश कुमार वर्तमान में किस बैंक के अध्यक्ष हैं? यानी कि किस बैंक के चेयरमैन है रजनीश कुमार वर्तमान में? तो वर्तमान में रजनीश कुमार किस बैंक के चेयरमैन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये बनाई गई हैं जीसी अनुपमा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जीसी अनुपमा। 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इनटेंजिबल हेरिटेज की यहाँ पे बात हो रही है, तो यूनेस्को की जो इनटेंजिबल हेरिटेज की सूची है, लिस्ट है, उसमें कुंभ मेले को कब सम्मिलित किया गया था? तो 2017 ईस्वी में, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। 2017 में कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 2017। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मतलब के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं विक्रम नाथ, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, विक्रम नाथ। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अशरफ गनी
किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो अशरफ गनी जो हैं अफगानिस्तान के दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं। तो राइट आंसर आपको मिलेगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो 6वीं टेस्ट सीरीज हमारी है उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम अपनी अगली टेस्ट सीरीज में। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।